वेलकम। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कंपाइलेशन ऑफ डेटा और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डिफिनेशंस, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल, एक्सक्लूसिव क्लासेस एंड इंक्लूसिव क्लासेस अलॉन्ग विद एग्जांपल्स के ज़रिए से ये समझाएंगे आपको। और क्लास फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, तो ये पूरा हम कवर करेंगे इन डिटेल अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। तो इसका रिटन जो मैं रखता हूँ वो इस साइड पे रखता हूँ, इधर। इसको यहाँ पर जाके आप पढ़ सकती हो। ये जो मैं पढ़ाऊँगा इसका रिटन में इस साइड पे रखूँगा, वहाँ पर जाके आप इसको पढ़ोगे। तो इससे पहले हम वीडियो शुरू करेंगे। मेरे पास कुछ कमेंट्स आई हैं, मैं इनका नाम लेना चाहता हूँ। ये इन्होंने कुछ कमेंट्स लिखे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ये है आमिर रमज़ान, एक मेरा दोस्त। ये लिख रहे हैं, सर प्लीज़ कैन यू सेंड मी द लेक्चर्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन PDF फॉर्मेट। तो आमिर साहब ये ऑलरेडी इस साइट पे अवेलेबल है, वहाँ पर आप फ्री जाके इसको देख सकते हो। तो और एक लड़का है विवर, ये किम जोंग ऑन अब्बास कुछ नाम लिख रखा है इसने यूट्यूब पे। सर टाइम सीरीज का मेजरमेंट अपलोड कीजिए। टाइम सीरीज का मेजरमेंट अपलोड बनाने जा रहा हूँ मैं, जल्दी अपलोड होगा, आप वेट करिए, सब्सक्राइबर रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो ही मैं अपलोड करूँगा। और है एक विवर आशिक हुसैन डार, ये लिख रहे हैं, सर जी टेबुलेशन तो आ गया पर कंपाइलेशन क्या होता है। आशिक साहब ये इस वीडियो को आप देख लीजिए, इसमें आपका ये कंपाइलेशन ऑफ डेटा या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पूरा ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि कंपाइल डेटा क्यों करते हैं। और एक लड़का है जो लिख रहा है, एम रीनू, एक व्यूअर है, वेरी नाइस सर प्लीज क्लैरिफाई हियर compilation of data comes in classification of data और it is different topic। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए एम रीनू जी, आपको ये समझ आएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का ही दूसरा नाम कंपाइल डेटा, कंपाइलेशन ऑफ डेटा है। तो टेबुलेशन अलग, वो मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये थे कुछ कमेंट्स जिनका मैंने समझा कि आप जवाब देना ज़रूरी है। तो अगर आपको भी कोई कन्फ्यूज़न या कमेंट होगा तो आप लिख के रखना नीचे, तो मैं एक वीडियो ही बनाऊंगा जिसमें सभी कमेंट्स का रिटर्न जवाब दे दूंगा। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो कंपाइलेशन ऑफ डेटा या कंपाइलेशन ऑफ डेटा या डेटा कंपाइल करना या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ये एक ही वर्ड है, इसमें कोई दूसरा कोई खास डिफरेंस नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ये एक्चुअली हम डेटा को कंपाइल करते हैं, जो भी रॉ इंफॉर्मेशन लाते हैं उसको कंपाइल करते हैं ताकि वो पढ़ा जा सके। तो उसी का नाम टेक्स्ट में रखा गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा या कंपाइलेशन ऑफ डेटा। तो मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन और कंपाइलेशन ऑफ डेटा, the process of arranging data in groups or classes according to resemblance and similarities is technically called classification। यहाँ पर आप देख लीजिए कि डेटा को जब हम इन ग्रुप्स में डालते हैं अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज जो उसमें है, तो उस हिसाब से जब हम डेटा को कंपाइल करते हैं तो उसको हमने नाम दिया है क्लासिफिकेशन। ये आगे आपको अभी डिटेल में समझ आएगा। Thus, by classification, we try to strike a note of homogeneity in the heterogeneous elements। आपको पता है जब भी डेटा कलेक्ट करते हैं वो सिमिलर नहीं होता है, उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो कम्प्लेक्स टाइप की मिलेगी आपको। जैसे उसमें एरिया ये एक साइड में होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सेंसस की। जब सेंसस डेटा कलेक्ट करता है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो उस इंफॉर्मेशन को वो डायरेक्टली पब्लिश नहीं करता है। सेंसस डिपार्टमेंट जब डेटा कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद जब तक न उसको वो कंपाइल करेगा उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा की, उस टेस्ट की जब तक न वो क्लासिफिकेशन करेगा,
और क्लासिफिकेशन करने के बाद वो उसको एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस पैटर्न में रखता है, उसके बाद ही वो उसको पब्लिश करेगा। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट यहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा, उधर से उसको पब्लिश करेगा, तो ये किसी को समझ ही नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ, सेक्स रेशो। ये कहाँ से लाता है वो? ये पहले वो देखता है किसी भी विलेज की पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, तो वहाँ से वो सेक्स रेशो निकालता है। तो वो कैसे, इसके बाद वो जब तक वो इन्फॉर्मेशन वो काउंट करता है इसी तरह से लिटरेसी रेट आप देखते हो, हर एक गांव की लिटरेसी रेट है, वो कैसे निकालता है? वो पूरा इन्फॉर्मेशन कंपाइल क्लासिफाई करने के बाद वहाँ से वो लिटरेसी रेट निकालते हैं, किसी भी सेक्शन की, किसी भी स्टेट की, किसी भी गाँव की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट बता सकता है। तो ये सब पॉसिबल है तभी है जब तक न हम डेटा को क्लासिफिकेशन करेंगे और प्रॉपर कंपाइलेशन करेंगे, उसके बाद ही हम डेटा को टेबुलेशन कर सकते हैं। तो इसी को यहाँ पर इसने लिखा है हेटेरोजीनियस एलिमेंट्स, क्योंकि वो डिफरेंट हेटेरोजीनियस एलिमेंट्स मीन्स जो डिसिमिलर होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में हम डालते हैं ऑफ द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। उसके बाद ही हम उसको टेबुलेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन गिव्स एक्सप्रेशन टू द सिमिलरिटीज which may be found in the diversity of individual units. In classification of data, units having common characteristics, जिन units की common characteristics are placed in one class, and in this fashion the whole data are divided into a number of classes. Even after classification, the statistical data are not fit for comparison and interpretation and need proper tabulation. याद रखिए, पहले जब क्लासिफिकेशन हम करते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन करने के बाद भी जो डेटा होता है वो इंटरप्रिटेशन, उसमें हम कोई इंटरप्रेट नहीं निकाल सकते, कोई इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उसकी जो रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है वो होती है प्रॉपर टेबुलेशन। तो टेबुलेशन का मैंने आपको इससे पहले समझाया है, मैं कोशिश करूँगा फिर एक वीडियो डालने की। तो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होती है, कंपाइलेशन ऑफ डेटा होती है, उसके बाद ही टेबुलेशन ऑफ डेटा होती है। आफ्टर टेबुलेशन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस आर पॉसिबल। उसके बाद ही पॉसिबल है हम कोई भी इन्फ्रेंस या इंटरप्रिटेशन किसी भी डेटा से निकाल सकते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्लासिफिकेशन इज ए प्रिलिमिनरी टू टेबुलेशन एंड इट प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स। तो ये आपको समझ आया होगा। The collected data is often uninteresting, the unorganized and shapeless. तो वो रॉ डेटा होता है, वो शेपलेस डेटा होता है। उस शेपलेस डेटा को शेप देने के लिए ही क्लासिफिकेशन होती है। कैन नाइदर बी इजिली कंपेयर्ड नॉर इंटरप्रेटेड। Therefore, after collection of the data, the first step is to present the raw data in some orderly and logical format, so that their essential features may become explicit. Essential features कि उस डेटा से हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, तो वो हम उसको निकाल सकें। तो उसको निकालने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। The technique of arranging the data in different homogeneous groups, तो उस डेटा को हम homogeneous small subgroups में डालते हैं according to similarities, आगे भी आपको समझ आएगा, is called classification of the data. उस homogeneous groups में डालने को ही स्टेट्स में classification of data कहते हैं। Thus, a lot of heterogeneous data is subdivided into different groups on the basis of some common features. And after being classified, the data can be tabulated for purposes of interpretation. In other words, classification is the first step to tabulation. तो अब आपको यहाँ पर समझ आया होगा, टेबुलेशन से पहले क्लासिफिकेशन कंपाइलेशन ऑफ डेटा है, उसके बाद ही जब तक डेटा पूरा क्लासिफाई हो, डेटा की क्लासिफिकेशन हो, उसके बाद ही उस डेटा की टेबुलेशन हो सकती है। उसके बाद ही टेबल पे हम फ्रेम कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ अबाउट
क्लासिफिकेशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूँगा, हेल्प करूँगा दूर करने की कन्फ्यूजन। अकॉर्डिंग टू एच सेक्रिस्ट, ये नाम है कुछ इसका, इसने डेफिनेशन दी है, क्लासिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। तो ये देख लीजिए आप, ये डेटा क्लासिफाई हुआ है तो फिर टेबुलेशन आ गया है। ये अभी आगे पढ़ना है आपने, इसको आप याद रखिए। ये देख लीजिए, यहाँ पर डेटा क्लासिफिकेशन हो रही है, देखो कैसे हो रही है क्लासिफिकेशन, इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये भी डेटा क्लासिफिकेशन हो रही है। ये अभी आगे पढ़ना है आपने, ये कौन कौन सी क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा समझ आया होगा कि किस तरह से डेटा को पहले क्लासिफाई करते हैं, फिर उसके बाद टेबुलेशन आता है। ये टेबुलेशन हुई है लेकिन इससे पहले क्लासिफाई हुआ, तो ये भी क्लासिफिकेशन में ही आता है। नाउ मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इसको हम पढ़ेंगे। Presenting statistics in simple form. The major function of classification is to remove the complexity of statistics and present them in a simple form. As we know, collected statistics are very complex and common man cannot understand them. याद रखिए, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो एक आम आदमी उसको समझ नहीं पाएगा, तो उसको समझाने के लिए ही ये मेथड्स हम यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो डेटा एक सिंपल फॉर्म में आता है, सिंपल बन जाता है, ताकि एक कॉमन मैन, कॉमन पीपल भी उसको पढ़ सकें और एब्जॉर्व कर सकते हैं, उससे कुछ रीड कर सकें कि ये डेटा क्या बता रहा है। यही लिखा है इसने, कॉमन मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड देम एंड एब्जॉर्व देम। बाय क्लासिफिकेशन टैक्स आर मेड सिंपल एंड एज रिजल्ट इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड देम एंड एब्जॉर्व देम। तो इस तरह से इस टेक्स्ट को हम सिंपल बनाते हैं क्लासिफिकेशन, ताकि इजीली इसको समझ पाए कॉमन पीपल। डिपिक्टिंग होमोजेनिटी एंड हेटेरोजेनिटी ऑफ डेटा, इट रिवील्स क्लियरली द पॉइंट्स ऑफ होमोजेनिटी एंड हेटेरोजेनिटी इन द statistical data. Pass students on one side and fail students on the other side. तो डेटा की जो होमोजेनिटी एंड हेटेरोजेनिटी, इसको हम साइड बाय साइड करते हैं, ताकि ये समझ आ जाए कि कौन सेक्शन क्या बता रहा है उस डेटा में। जैसे इसने लिखा है पास स्टूडेंट्स एक साइड में, जितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं स्कूल में, कॉलेज में, उनको एक साइड में रखिए, फेल स्टूडेंट्स को एक साइड में रखिए। तो ये है क्लासिफिकेशन का यहाँ पर और एक ऑब्जेक्टिव। Easy to understand classification eliminates unnecessary details so that the silent features of the collected data are more readily understandable. Classification minimize mental strain. तो आपको समझ आया होगा, वो इंफॉर्मेशन हम इससे ड्रॉप करते हैं, जैसे हम कहेंगे एलिमिनेट करते हैं जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है हमारी डेटा में, तो उसको हम ड्रॉप कर इसीलिए करते हैं ताकि उसको मिनिमाइज करें मेंटल स्ट्रेन यानी स्ट्रेस। कोई इंसान पढ़ेगा, वो इंफॉर्मेशन भी डाटा में होगी जो ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू eliminate such information that is unnecessary in our statistics so that the data should be readable, यानी पढ़ सकें और जल्दी समझ आ सके कि हमारे इस डेटा में क्या है। तो क्यों करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन है, इजी टू अंडरस्टैंड। हेल्प इन कंपैरिजन, अब इन सबको लिख के रखेगा कहीं रफ पे, मैं इसको साइड पे भी रखूँगा, इस साइड पे, वहाँ पर जाके आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, तो इसको लिख के रखना कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन। हेल्पफुल इन कंपैरिजन, it helps us in comparison if the data are unorganized and dissimilar data, it cannot be compared, so for proper comparison classification of data is needed। अभी बताया मैंने आपको, डिससिमिलरिटीज
ख़त्म करने के लिए। इंक्रीज इन यूजफुलनेस, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन ए पर्सन इन फॉर्मिंग ए मेंटल पिक्चर ऑफ द फिनोमेना टू विच दे गिवन डेटा रिलेट। क्लासिफाइड डेटा कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय एन इलिटरेट पर्सन। तो क्लासिफिकेशन हम इतनी अच्छी तरीके से करते हैं कि एक अनपढ़ यानी इलिटरेट जिसकी पढ़ाई बहुत कम हो, तो जब हम डेटा को क्लासिफाई करने के बाद कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद उसको टेबुलेशन करते हैं, टेबुलेशन में आने के बाद उसको एक कॉमन मैन जो इलिटरेट बहुत कम तालीम हो वो भी उस डेटा को ईजिली पढ़ सकता है कि ये डेटा क्या बता रहा है, इसमें क्या लिख रहा है इस टेबल में। साइंटिफिक मैनेजमेंट, next objective, scientific management of the data is possible if the data are very much classified. Attractive and effective, classification helps in making the data very attractive and effective. इससे बनता ही है डेटा बनता है effective और attractive. Basis of tabulation, classification is the base of tabulation, so tabulation will be proper if the classification is proper. तो tabulation तभी होगी जब आपकी classification प्रॉपर हो, जब आपने प्रॉपरली डाटा को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद ही आप इसको टेबल पे ला सकते हो। तो क्लासिफिकेशन ये बेसिस ऑफ टेबुलेशन है। टेबुलेशन इसी बेसिस पे होती है जब पहले क्लासिफिकेशन एक्यूरेट हो। तो ये थे मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब है इम्पॉर्टेंट पोर्शन, इसको आपने याद रखना ही रखना है, दैट इज टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन और मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। Statistical data are classified according to the characteristics possessed by them. These common characteristics reveal the homogeneity of a group of units in the whole lot of heterogeneous data. These characteristics can either be descriptive or numerical. Descriptive characteristics cannot be quantitatively measured. Only their presence or absence in an individual unit can be found. For example, sex, nationality, literacy cannot be quantitatively expressed. What we can do is to determine whether an individual is illiterate or illiterate, employed or unemployed. Numerical characteristics, on the other hand, are capable of quantitative measurement, e.g. height, weight, etc. When the data are classified on the basis of descriptive characteristics, which cannot be expressed quantitatively, the classification is said to be according to the attributes. And when the data are classified according to the basis of quantitative measurement, इसको याद रखिएगा, the classification is said to be according to the class intervals on the basis of attributes and class intervals. The classification is of different types. तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, इसके कुछ टाइप्स हैं, जिन टाइप्स के हिसाब से हम इसको डेटा को क्लासिफाई करते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूँगा, हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं डेफ की या ब्लाइंड पीपल की या इलिटरेट पीपल की, तो वो पूरे हमारे एक्चुअली एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो एट्रीब्यूट्स का डेटा हम न्यूमेरिकली नहीं डाल सकते हैं। जैसे हम ये नहीं बता सकते हैं कि एक बंदा ब्लाइंड है, लेकिन कितना ब्लाइंड है ये तो न्यूमेरिकली हम इसको नहीं दिखा सकते हैं। ये बंदा इतना ब्लाइंड है, 10 ब्लाइंड, 20 ब्लाइंड, नहीं। तो जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन, जो स्टैटिस्टिक्स, जो एट्रीब्यूट्स में है, उसको उसी हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं, और जिसको हम नाम देते हैं क्वालिटेटिव हिसाब से ही उसको हम क्लासिफाई करते हैं। और जो क्वांटिटी के हिसाब से हम ले सकते हैं, जैसे कितनी पॉपुलेशन है, चिल्ड्रन कितने हैं, और एज ग्रुप के किस एज ग्रुप के कितने हैं, तो ये हम न्यूमेरिकल्स में ले सकते हैं। तो इस डेटा को हम, इस इंफॉर्मेशन को हम क्लासिफाई करते हैं न्यूमेरिकली। यही इसने यहाँ पर लिखा है शॉर्ट में
कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्या बेसिस में डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक, तो विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली, हम न्यूमेरिकली उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। द क्लासिफिकेशन सेट टू बी अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स, तो ये मैंने आपको बताया, जो क्वांटिटेटिव मेजर में हम डाल सकते हैं उसको क्वांटिटेटिव मेजर में डालते हैं। तो इस तरह से इन्होंने इस डेटा को टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन को, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन को ब्रॉडली, thus broadly speaking data can be classified on the following 4 bases, यानी क्लासिफिकेशन के 4 बेसिक मेथड्स इन्होंने दिए। पहला इन्होंने बताया है स्पेशल और जियोग्राफिकल, दैट इज इन रिलेशन टू प्लेस, एक मेथड। क्रोनोलॉजिकल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, थर्ड। क्वालिटेटिव अकॉर्डिंग टू सम एट्रीब्यूट्स, चौथा क्वांटिटेटिव इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब आपको यहाँ से ब्रीफ समझ आया होगा। को जियोग्राफिकल मेथड में हम इन रिलेशन टू प्लेस, यानी जियोग्राफी के हिसाब से हम उस डेटा को लेते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो उसको नाम दिया इन्होंने स्पेशल और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम एरिया के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा करते हैं। दूसरा क्रोनोलॉजिकल ऑन द बेस ऑफ टाइम, यानी जब टाइम के हिसाब से किसी डेटा को हमने क्लासिफाई करना हो तो इन्होंने इसको नाम दिया है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेस ऑफ टाइम। इसमें टाइम के हिसाब से हम करते हैं। उसके बाद है क्वालिटेटिव। इस क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, इसमें हम अकॉर्डिंग टू सम एट्रीब्यूट्स, अभी मैंने बताया आपको, जब डेटा एट्रीब्यूट्स के हिसाब से हमारे पास रहा इंफॉर्मेशन हो तो उसको क्वालिटेटिव हिसाब से ही हम क्लासिफाई करते हैं। और चौथा रहा क्वांटिटेटिव इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसमें हम क्वांटिटेटिव नंबर्स के हिसाब से डेटा को क्लासिफाई करते हैं। तो ये बेसिक 4 क्लासिफिकेशन है। अब वन बाय वन इसको हम देख लेते हैं अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। मैंने इसको समझाया आपको यहाँ पर नीचे। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इन जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। If, for example, we write down the population of the Indian Union on the basis of various states, or if we write down the number of students in different universities of the country, or production of wheat in different geographical areas of the country, आपको समझ आता होगा पढ़ते पढ़ते ही, the series that we would get would need classification on the basis of geographical distribution. तो इस टाइप की डेटा को हम जियोग्राफिकली क्लासिफाई करते हैं और नाम देते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। सीरीज विच आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस आर कॉल्ड स्पेशल सीरीज और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा। तो यहाँ पर आपको इसको उम्मीद है समझ आया होगा कि जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, यानी एरिया के हिसाब से। ये तीनों मैंने हाईलाइट किए, तीनों में आप देखोगे कि एरिया ज़रूर होगा। यहाँ पर बेसिस ऑफ प्लेसेस, यहाँ पर कंट्री, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कंट्री, यहाँ पर जियोग्राफिकल एरियाज ऑफ कंट्री, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट पे अरेंज ऑन दिस डेटा प्लेस। तो तीनों में हम एरिया के हिसाब से जब क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इट इज़ अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल रीजन if the existing political boundaries are taken as the basis. The classification may be done by states and districts. तो ये इसने एग्जाम्पल दे दी है यहाँ पर, तो आप इस एग्जाम्पल आप देख लीजिए। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इस एग्जाम्पल को आप देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, मैंने क्या लिखा है इसमें। ये कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज मैंने लिए, 1 2 3 4 5 6 7। नेशनल इनकम इन यूएस डॉलर्स, इनकी नेशनल इनकम हमने यहाँ पर इस साइड में रखी। देख लीजिए, पहले कनाडा नेशनल इनकम, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया, इंडिया। यहाँ पर आपने देख लिया, ये सब कंट्रीज है, एरियाज है। अब राइट साइड में आप आ जाइए, गौर से देख लीजिए, इसमें कुछ डिफरेंस है। अगर आप देखोगे, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा,
फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको लिखा। तो यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया तो यहाँ से ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर यूके का लूँगा, मैं आपको बताऊँगा यूके का और यूएसए का आपस में क्या कंपैरिजन है। आप क्विकली बता सकते हो कि यूएसए की नेशनल इनकम ज़्यादा है, यूके की कम है, क्योंकि आप डायरेक्टली इसमें बता सकते कि यूके नीचे है। तो यूके की जब नीचे है तो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कम ही हो गई, क्योंकि इसको उसी हिसाब से हमने क्लासीफाई किया है, उसके बाद ही टेबुलेशन किया है। तो जब ये डाटा इसने कहाँ से लाया है, ये कैसे इसने किया, इसने पहले क्लासिफिकेशन की है। ये जो कंट्रीज़ है, हर एक कंट्रीज़ को आपस में कंपाइल करने के बाद इसने देखा कि किस कंट्री की नेशनल इनकम क्या है। उसके बाद देखने के बाद इसने देखा कि किस कंट्री को कहाँ पर रखेंगे। जैसे कनाडा की नेशनल इनकम ज़्यादा है, पहले नंबर पे लाया डेटा में, इस टेबुलेशन में। इसके बाद यूएसए की नेशनल इनकम इससे ज़्यादा है तो सेकंड स्टेप पे लाया यहाँ पर। जर्मनी की इसके बाद तीसरे नंबर पर नेशनल इनकम, तो तीसरे नंबर पे रखा इसने टेबल में। तो इस टाइप की क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं जिनाब मन जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखना, ताकि मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो ये है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब मैं यहाँ पर और एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। अगर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लासिफाई करिए और कंपाइल क्लासिफिकेशन करने के बाद कंपाइलेशन करने के डेटा को कंपाइल करने के बाद बताइए हमारी कंट्री इंडिया की पॉपुलेशन क्या है स्टेट वाइज। तो आपने हर एक स्टेट को पहले देखना पड़ेगा। पहले आप सभी स्टेट्स का एक लिस्ट बनाएंगे पेपर पे, फिर उनका रिसर्च करने के बाद उनकी पॉपुलेशन लाओगे कि किस स्टेट में क्या पॉपुलेशन। तो आप चेक करोगे यानी किस स्टेट की क्या पॉपुलेशन है इंडिया में। सभी स्टेट्स का आप जब डेटा लाओगे तो आप यहाँ पर प्रॉपर क्लासिफिकेशन करोगे पहले। यानी अगर हम लेते हैं जे.एंड.के की पॉपुलेशन क्या है पूरा, इस तरह से आप महाराष्ट्र, दिल्ली, सभी स्टेट्स की पॉपुलेशन आप यहाँ पर क्लासिफाई करोगे। इस पॉपुलेशन को क्लासिफाई करने के बाद आप इस को आप टेबल में उसके बाद ही डाल सकते हो। एक साइड में आप लिखोगे स्टेट्स ऑफ इंडिया, दूसरी साइड में आप इसकी पॉपुलेशन लिखोगे। तो आप अगर मैं आपको बताऊंगा आप पहले नंबर पे किसको लिखोगे जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो। तो मान लेते हैं दिल्ली या बिहार या कोई आपको कौन आएगी इसमें। इसके बाद उसकी पॉपुलेशन पहले नंबर पे लिखोगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो आएगी, तीसरे पे तीसरी, चौथी पे चौथी। इसी तरह से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सभी स्टेट्स की पॉपुलेशन को लिखोगे। तो ये टेबल आप कैसे बनाओगे, ऐसे ही नहीं उठा के बनाओगे, नहीं, पहले आप इस पे क्लासिफिकेशन कुछ टाइम तो लगाओगे कंपाइल करने में, ताकि इस डेटा को कैसे मैं टेबुलेशन करूं। तो इस टेबुलेशन को इन्होंने नाम दिया यहाँ पर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरियाज या जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो ये था हमारा जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। तो इसने एक लाइन और लिखी यहाँ पर, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस आर जनरली लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर or listed by the frequency zone to emphasize the importance of various geographical regions। तो ये मैंने आपको ब्रीफली बताया। अब क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसको कहती है, गौर से देख लीजिए। When the data are classified on the basis of टाइम के हिसाब से, then it is known as chronological classification। तो अगर ऑब्जेक्टिव आया कि क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस क्लासिफिकेशन को कहते हैं, आपने सीधे टिक मारना है जहाँ पर टाइम हो, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, तो आप उसको क्विकली बता सकते हो कि क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ टाइम ही होती है। सच सीरीज आर आल्सो नोन एज द टाइम सीरीज बिकॉज वन ऑफ द वेरिएबल in them is time. If the population of India during the last 8 census is classified
इट विल रिजल्ट इन टाइम सीरीज। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन लेंगे फ्रॉम लास्ट 8 सेंसस की देखेंगे तो उस क्लासिफिकेशन को हम कहेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या टाइम सीरीज। Chronological classification: in such a classification, data are classified either in ascending or in descending order with reference to time, such as years, quarters, months, weeks, etc. It is also called a temporal classification. तो chronological classification शॉर्ट में हम बता सकते हैं वो क्लासिफिकेशन जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, तो टाइम के हिसाब से टाइम डेज में भी हो सकता है, मंथ्स में भी, वीक्स में भी, उस क्लासिफिकेशन को हम स्टेट्स में कहते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको इसको याद रहेगा, ये आपको याद रहेगा। द फॉलोइंग टेबल वुड गिव एन आइडिया ऑफ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर देख लीजिए, ये टेबलेशन हुई है लेकिन ये कहाँ से लाई, इसने प्रॉपर क्लासिफिकेशन की है। इससे आपको समझ आएगा कि क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। ईयर देख लीजिए, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001। प्रोडक्शन सोप कंपनी एक्स, कोई कंपनी है कि जिसने इन ईयर्स में हर एक ईयर में अपना डेटा दिया है कि मैंने कितनी सोप्स की पीसेस प्रोड्यूस की, प्रोडक्शन की सोप्स की, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे पास ही है। 1995 में इसने इतने पीसेस ऑफ सोप्स प्रोडक्शन दी है इस ईयर में, और 1996 में इतने पीस, 1997 में इतने, इस तरह से 2001 तक इतना। तो ये डेटा जो हमने यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन की, इस क्लासिफिकेशन को हम आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, क्योंकि एक साइड में टाइम है, एक साइड में प्रोडक्शन है। तो जब इस टाइप का डेटा हो जिसमें एक साइड में टाइम और एक साइड में कोई और वेरिएबल, तो उस डेटा को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो ये था क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स when the data are classified on the basis of presence or absence of some attribute which is incapable of quantitative measurement. It is a descriptive classification or a classification by attributes. Descriptive classification is of two types. अब qualitative classification कैसे करते हैं ये अभी आपको समझ आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो वो क्लासिफिकेशन जो हम सिर्फ प्रेजेंस या एब्सेंस बता सकते हैं कि किस चीज़ में है एट्रीब्यूट, किस चीज़ में नहीं है, इसकी इन्होंने दो पार्ट की है, सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। ये मैंने एट्रीब्यूट्स में भी आपको समझाया था। एक वीडियो है, इस वीडियो के प्लेलिस्ट, इस चैनल की प्लेलिस्ट में स्टैटिस्टिक्स प्लस में वहाँ है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, उसमें मैंने आपको ये एक बार समझाया था। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में दो पार्ट्स है, सिंपल क्लासिफिकेशन। इन दिस मेथड द इंटायर स्टैटिस्टिकल डेटा आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। यानी हम देखते हैं कि कोई एट्रीब्यूट किसी चीज़ में प्रेजेंट है या नहीं है, यानी दो पार्ट्स में हम डेटा को डिवाइड करते हैं। ऑल दोज यूनिट्स विच पॉजेसेस ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट are put in one group and the other with the absence of such an attribute are placed in another group. For example, literacy and illiteracy, male and female. Population यहाँ पर देख लीजिए आप, एक साइड में मेल, नॉट मेल, फीमेल। तो जब हम इस टाइप की क्लासिफिकेशन करते हैं, इसको क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसमें हम क्लासिफिकेशन को, पॉपुलेशन को, डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक में दिखाते हैं प्रेजेंस, जैसे दूसरा में बता सकता हूँ, यहाँ पर मेल और फीमेल के इसने बताया, मैं यहाँ पर बता सकता हूँ पॉपुलेशन में से लिटरेट और दूसरी साइड में इलिटरेट। किसी भी विलेज के टोटल लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट कितने हैं,
तो दो ही सेक्शंस में जब हम किसी भी डेटा को डिवाइड करके क्लासिफाई करेंगे उसको हम सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन। इस तरह से मैरिड, अनमैरिड, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ब्लाइंड, नॉट ब्लाइंड, एक साइड में ब्लाइंड, एक साइड में नॉट ब्लाइंड, इस तरह से एक साइड में। तो इस क्लासिफिकेशन को हमने नाम दिया सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब मैनीफोल्ड, याद रखिए इस शॉर्ट में सिंपल में हम दो ही सेक्शन इसको करते हैं, मैनीफोल्ड में हम दो से ज़्यादा सेक्शन इसको करते हैं, दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को हम और थोड़ा सा इलाबरेट करते हैं। Manifold classification in this case, we study more than one attribute simultaneously. The statistical data will be divided into more than two classes. For example, on the basis of language, we classify Hindi language, Gujarati language, Bengali language, etc. Manifold classification. ये इससे आपको ब्रीफली समझ आएगा कि पॉपुलेशन, इसको हमने डिवाइड किया दो सेक्शन में, पहले मेल फीमेल, उसके बाद और इसको देखा कि मैरिड अनमैरिड कितने, उसके बाद और मैरिड में से लिटरेट इलिटरेट, उसके बाद और इस लिटरेट में भी और डिवाइड कर सकते हैं 10 प्लस, बिलो 10 प्लस 2, अबो 10 प्लस 2। उसके बाद और कुछ दे सकते हैं कि बिलो 10 प्लस 2 में प्राइमरी मिडिल पास कितने और मिडिल से बिलो कितने, इसी तरह से आप इसको आगे आगे ले जा सकते हो। तो इस टाइप की क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो इस क्लासिफिकेशन को हम नाम दिया, इन्होंने नाम दिया है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में आता है। अब इस साइड में फीमेल्स का भी इस तरह से इसने किया, मेल फीमेल लिटरेट इलिटरेट और मैरिड अनमैरिड। अब तीसरा है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन और इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्लास इंटरवल्स, the difference between the upper limit and the lower limit is known as class interval or quantitative classification. अभी आपको आगे समझ आएगा ये। It is a classification which is based on such characteristics which are capable of quantitative measurements. Such characteristics can be height, weight, income, expenditure, number of marks obtained by students of a class, etc. For example, ये देख लीजिए आप, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, हम नंबर्स के हिसाब से डेटा को हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम कंटिन्यूस सीरीज का नाम देते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में नहीं, जब हम डेटा को कुछ क्लास लिमिट्स में रखते हैं, जैसे लोअर लिमिट है 20, अपर लिमिट है 40, इसके बीच में दो है जो है वो है 50, यानी 20 to 39 is 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये मार्क्स है। फिर एक बार मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर ताकि आपको समझ आए। ये लिख रहा है यहाँ पर 0 to 20, 20 to 40, 40 to 50, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ये क्लास इंटरवल है। इसका जो ये 40 है, ये लोअर क्लास लिमिट का नाम देते हैं इसको, ये अपर क्लास लिमिट है 60। अब इस क्लास लिमिट ये क्यों लिया है इसने, इसको कंटिन्यूस सीरीज हम नाम देते हैं। ये देख लीजिए आप, ये क्या है, इसका मीनिंग है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने मार्क्स लिए हैं 20 से लेकर 39 तक क्लास में, वो टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं। इसको इसने इस क्लास इंटरवल में डाला है। तो इसी तरह से ये बाकी क्लास इंटरवल्स पे आपको इजीली समझ आ सकते हैं। तो इस सीरीज को जब हम इस तरह से बनाएंगे, हम इंफॉर्मेशन को, डेटा को कंपाइल करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे इस तरह से, इस टाइप की क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। यानी क्लास इंटरवल्स में हम इसको लेते हैं, या डायरेक्ट भी ले सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। इस तरह से 60 to 80 आप समझ सकते हो। इसको एक कम करना पड़ता है, 80 ये 60 to 79 तक ही आएगा। 10 स्टूडेंट्स ने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने 60 to 79 तक, इसके बीच में
जो मार्क्स लिए हैं अप टू 79 वो 10 स्टूडेंट्स हैं। तो ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यूस सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज आप देख लीजिए, ये देख लीजिए आप डिस्क्रीट सीरीज में आप एक साइड में मार्क्स, एक साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। 2 मार्क्स 5 स्टूडेंट ने 2 मार्क्स लिए हैं। 3 मार्क्स 15 स्टूडेंट्स ने 3 मार्क्स लिए हैं एक क्लास में। इसी तरह से 4 मार्क्स 25 स्टूडेंट्स ने 4 मार्क्स लिए क्लास में। तो इस सीरीज को हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको याद रखने की ज़रूरत है। ये कंटिन्यूस है, ये डिस्क्रीट है। जब इस तरह से लिखते हैं हम, तो इन दोनों का एक ही नाम है, दैट इज अ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से हमने क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को यहाँ पर पढ़ा कि ये कैसे है। अब यहाँ पर कुछ इन चीज़ों को आप याद रखिए, ये कुछ टर्म्स है। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड। क्लास लिमिट, द क्लास लिमिट, यहाँ पर इसको याद रखिए, ये क्लास लिमिट है, शॉर्ट में याद रखिए, मैं फिर पढ़ूंगा। द क्लास लिमिट आर द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यूज that can be included in the class. The two boundaries of a class are known as the lower limit and the upper limit of the class. E.g., in the class 10 to 20, 10 is the lower limit and 20 is the upper limit. ये मैंने आपको बताया, ये lower limit है, ये upper limit है। यहाँ पर ये 80 lower limit, 100 upper limit है। इसके बाद magnitude of class interval. The difference between upper limit and lower limit called the magnitude of a class interval. तो इन दो के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को नाम देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। अगर मैं आपको बताऊंगा इसका मैग्नीट्यूड क्या है 20 to 40, आपको यूक्ली बता सकते हो 20 to 40 डिफरेंस है 20, तो इसका मैग्नीट्यूड, इस क्लास इंटरवल का मैग्नीट्यूड 20 है। इस पूरे डेटा का मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल 20 है, क्योंकि यहाँ सब में 20 डिफरेंस है, 80 to 100 20 डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को नाम दिया है इन्होंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू है, इट इज़ द वैल्यू लाइंग हाफ वे बिटवीन द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास इज asserted as follows। तो मिड वैल्यू को ऐसे लिखते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। मैं यहाँ पर समझाऊंगा आपको। अगर हमने 10 to 20, ये एक क्लास इंटरवल है, इसका मिड वैल्यू निकालना है, तो अपर लिमिट 20 है, ऐड करना है लोअर लिमिट 10 है, ये डिवाइड करना है 2, वो बनता है 30/2, 15। ये 15 जो ये मिड वैल्यू है, ये मिड वैल्यू है इस क्लास इंटरवल का, इसका नाम दिया है इन्होंने यहाँ पर मिड वैल्यू। इसके बाद है एक्सक्लूसिव मेथड। तो ये इस टाइप की डेटा को हम एक्सक्लूसिव मेथड में कहते हैं कि यहाँ पर आप देख लीजिए 0 to 20, 20 to 40। तो जब आपको डेटा इस टाइप का नहीं होगा 0 to 20, फिर होगा यहाँ पर 21 to 40, यानी ये और ये सेम नहीं होगा। जब ये दो सेम नहीं होंगे तो उसको हम कहते हैं इनक्लूसिव। जब ये दो सेम होंगे, ये क्रॉस चेक इसको याद रखिएगा, तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। तो ये जो हमारा डेटा है ये एक्सक्लूसिव मेथड में है, क्योंकि 0 to 20 फिर 20 to 40, तो इस टाइप के डेटा को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल या एक्सक्लूसिव मेथड में हमारा ये पूरा डेटा है। तो ये क्लास इंटरवल जब इस टाइप में हो तो एक्सक्लूसिव मेथड में आएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसका अपोजिट में है, वो है इनक्लूसिव मेथड। देखो जो इनक्लूसिव मेथड में क्या है, 10 to 19 है, यानी फिर है 20 to 39, यहाँ एक छूट जाता है बीच में, ये 19 फिर 20, ये सेम नहीं है। इसको सेम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए मैंने क्या किया, 9.5, इस लोअर क्लास लिमिट को हम 0.5 कम करते हैं और इस अपर क्लास लिमिट को 0.5 बढ़ाते हैं सभी क्लास इंटरवल्स में, तो ये बन जाता है एक्सक्लूसिव। ये इनक्लूसिव है, तो इनक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए 0.5 लोअर लिमिट में माइनस और अपर लिमिट में इसको ऐड करते हैं,
यहाँ पर लोअर लिमिट को हमने माइनस किया है 0.5, वो बना 9.5, और यहाँ पर अपर लिमिट को ऐड किया है 0.5, वो बना 19.5। तो इस तरह से हमारा ये डेटा बन जाता है फिर एक्सक्लूसिव। तो इनक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाने के लिए 0.5 काम करता है। तो इसको आप याद रखिएगा। कोई ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि इस इनक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाइए, तो आपने सिर्फ लोअर लिमिट को 0.5 कम करना है और अपर लिमिट को 0.5 बढ़ाना है, तो वो इजीली बन जाएगा एक्सक्लूसिव मेथड। तो ये थे एक्सक्लूसिव एंड इनक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, और इनक्लूसिव से हम इनक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कैसे बना सकते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देख लीजिए, ये मार्क्स, ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लेते हैं हम, यहाँ पर देख लीजिए। हम ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लेते हैं, ये 5 पहले को डायरेक्ट लेते हैं हम, फिर इस 5 को ये ऐड करते हैं। इस 5 को मैंने ऐड किया है, ये 15, वो बना 20, फिर इस 20 को ऐड किया है, ये 25, वो 45 बना, और इस 45 को ऐड किया 10, वो बनता 55, 55 को ऐड किया ये 5, वो बना 60। इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम निकाल सकते हैं, निकालते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको हमने इस वीडियो में पढ़ा। तो अगर आपने अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी करना, और कमेंट में लिखना अगर कोई कन्फ्यूजन हो। मैं एक वीडियो ही बनाऊंगा जिसमें सभी कमेंट्स का मैं जवाब दे दूंगा, जो जो जवाब देने के लायक हो। तो नेक्स्ट जो इसके बाद वो रिलेटेड टू दिस डेटा होगा, या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, या टेबलेशन ऑफ डेटा, या कलेक्शन ऑफ डेटा, वो नेक्स्ट पार्ट 3 में होगा। इस तरह से हम ब्रीफ रिव्यू करेंगे कि हमने क्या क्या आज की क्लास में पढ़ा। आज की वीडियो में हमने पहले पढ़ा था मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ये हमने पूरा कवर किया। इसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, पूरा कंप्लीट किया। टाइप्स ऑफ कौन कौन सी टाइप, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, ये पूरा हमने कवर किया। तो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में एरिया के हिसाब से जब क्लासिफाई करते हैं, क्रोनोलॉजिकल में हम ऑन द बेस ऑफ टाइम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्वालिटेटिव में हम एट्रीब्यूट्स डालते हैं जिनको हम उसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। इसके बाद क्वांटिटेटिव में हम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, जब क्वांटिटेटिव नंबर्स के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ये हो गई क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसके बाद क्लास लिमिट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल भी पढ़ा, और मिड वैल्यू भी पढ़ा, एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ दिस क्लास इंटरवल ये भी पढ़ा, और इनक्लूसिव मेथड ये भी पढ़ा, इसको एक्सक्लूसिव कैसे बनाते हैं ये भी पढ़ा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये भी हमने आज कवर किया।